गुड आफ्टरनून एवरीवन। है ना कि सर आवाज सुन के तो नहीं लगता कि आपकी तबीयत खराब है। दूसरे बैच वाले कहेंगे सर तबीयत तो ठीक है, आपकी नाटक कर रहे हो, है ना। चलो, कल हमने टॉपिक किया था टॉरिसिली का। टॉरिसिली ने क्या किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया था। आप लोग ध्यान से देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए उसने ट्यूब यूज करी। 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब थी, उसमें मर्क्यूरी भरा, उसे उल्टा करके यहाँ से थंब हटाया और कहाँ रखा गया था उसे, बेसिकली एक मर्क्यूरी से भरी हुई डिश के अंदर ऐसे इन्वर्ट किया गया। इन्वर्ट करने पर इस लेवल के ऊपर 76 सेंटीमीटर तक मरकरी पाया गया, उसके ऊपर मरकरी नहीं। तो यहाँ जहां मरकरी नहीं था, हमने क्या बोला वहां पे, टॉरिसिलियन वैक्यूम। क्या बोला? वैक्यूम। वैक्यूम क्यों बोला, कोई आंसर करेगा? व्हाई डज वैक्यूम हैपन देयर? मरकरी डज नॉट स्टिक वर्ड यूज कर दो, स्टिक टू ग्लास। हाँ जी, नॉन वोलेटाइल, मतलब ना तो उसकी वेपर्स प्रेजेंट है ना उसके ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, तो प्रेशर कोई तो नीचे लेके आएगा ना, कोई भी नहीं लेके आ रहा। तो इसीलिए यहाँ जो प्रेशर था वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए इसने जीरो कर दिया प्रेशर। अब ऊपर से कोई प्रेशर नहीं, सारा प्रेशर इस पॉइंट पे सिर्फ इस हाइट ऑफ मर्करी का है। अब ये फॉर्मूला तो मैं आता है HROG, तो लिक्विड जब तक पढ़ोगे तब तक ये फॉर्मूला चलता रहेगा, HROG, राइट। H हाइट ने कितना प्रेशर क्रिएट कर दिया, HROG। वो पास्कल कहता है कि भाई सेम लेवल पे अगर 2 पॉइंट चूज करोगे तो प्रेशर सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का आ रहा है वो, और जो यहाँ पर प्रेशर मरकरी का आ रहा है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकेम इक्वल टू HROG, जिसमें H कितना कंसीडर किया, 76 सेंटीमीटर। तो उसको SI में कन्वर्ट करने के लिए 76 बाय 100 इनटू रो, कितनी डेंसिटी थी, 13.6। याद करो इस चीज को, है ना। पता है, थोड़ी सी हैबिट ऐसे बनाओ, हंसते खेलते आ रहे हैं, आने के बाद जैसे नीचे पहुंचे, लो भैया मंदिर आ गया, अब शुद्ध बातें करनी है। मतलब अब आपको एक दूसरे से ये पूछना है कि अच्छा यार सर ने कल कौन सी चीज बताई थी, कल क्या करवाया था। हाँ हाँ ठीक है, ऊपर तक आते आते इतने जयराम जी के ठीक हो जाए। सो 13.6 into 10 power 3 into HROG, G is 9.8। ये लिखा, अबे सॉल्व थोड़ी ना करने में तो आंसर पता है पहले से। 1.01 मैक्सिमम 3 लिखना, लिख दो 10.5 पास्कल, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आपने लर्न करनी है सारी। डन। और इसके बाद फिर सेकंड टॉपिक रहा था एटमॉस्फेरिक हाइट फाइंड करने के लिए। एटमॉस्फेरिक हाइट के लिए क्या किया आपने, मान लिया एटमॉस्फेयर की हाइट h है और उसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एवरेज डेंसिटी मान लिया आपने एटमॉस्फेयर की, जबकि ये नहीं होगी। तो रो मिल गया, जी आपको पता है। अब वैसे देखा जाए तो हमें पता है हाइट के साथ जी की वैल्यू रिड्यूस करती है, बट आपने उसे कांस्टेंट कंसीडर किया। कांस्टेंट कंसीडर करके अब आपने इस वाली h इनटू ये वाला रो इनटू 9.8 को इक्वेट कर दिया, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। भाई अगर हम एटमॉस्फेयर की हाइट निकाल रहे हैं तो ये मान रहे हैं कि जो प्रेशर सी लेवल के ऊपर है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है, बताया जाता है, वो कहाँ बताया जाता है, सी लेवल के ऊपर। आप में से कभी कोई लेह लद्दाख गया है, हाईएस्ट पॉइंट पे गया, कोई नहीं गया। तो जो भी हाइट्स डिफाइन की जाती है, इवन शिमला वगैरह की भी जो हाइट्स डिफाइन की जाती है, वो सी लेवल के रिस्पेक्ट में डिफाइन। तो हम जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करते हैं वो कहाँ करते हैं, सी लेवल के। तो वहां से ऊपर एटमॉस्फेयर की हाइट h रो g इज इक्वल टू 1.01 into 10 power 5 कंपेयर किया गया। कंपेयर करके जो h आया वो कितना आ गया, लगभग 10 किलो, 8 आया था, 8 अप्रोक्सीमेटली 8 किलो। रो की वैल्यू 1.3 कंसीडर की गई है फॉर एटमॉस्फेयर। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ये इसलिए करी गई है कि डिफरेंट हाइट्स तक एटमॉस्फेरिक डेंसिटी को मेजर किया हो। मेजर करके इनको लगा कि यार जहां तक हम जा पा रहे हैं वहां तक जो डेंसिटी की एवरेज वैल्यू आ रही है वो लगभग कितनी आ रही है, 1.3 तक, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर ना, क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस होते रहते हैं, प्लस एयर ब्लो करती रहती है ना। जो ऊपर से रेडिएशंस आ रही हैं, सन से, स्टार्स से जो रेडिएशंस आ रही हैं, वो रेडिएशंस आयनाइजेशन करती है। बहुत सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से डेंसिटी जो बढ़ती घटती रहती है। तो ऑन एन एवरेज इन्होंने इतनी डेंसिटी मानी, जो कि सही नहीं है। क्यों, इस डेंसिटी के हिसाब से तो कितने पहुंची हाइट, 8 किलोमीटर, कुछ भी नहीं है यार, 8 किलोमीटर तो एरोप्लेन ही फ्लाई कर लेता होगा इतनी ऊपर जाकर। तो इन्होंने फिर लिखा कि क्योंकि हमने एवरेज डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा कंसीडर कर ली है, प्लस हम लोगों ने जी की वैल्यू को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया है, तो ये हाइट आप मान के चलो कि लगभग 100 किलोमीटर तक चली। तो एटमॉस्फेयर का जो स्प्रेड है वो आप लगभग कहां तक माने, 100 किलोमीटर। क्लियर हुआ?
तो आपने मतलब छोटे से होते बड़े हुए तो आपने स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मीसोस्फीयर वो सब पढ़े नहीं, है ना? एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स पढ़ी होंगी, ऐसा नहीं। हाँ, तो वो लेयर्स की हाइट वगैरह तो सब इस तरह से याद किया जाता है। तो जैसे आपने वो पढ़ी होगी, कौन सी लेयर है जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती थी, यूवी रेज को रोकती है, ओजोन लेयर है ना, वो अपर रीजन में जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। तो अभी एक मूवी आ रही थी, कौन सी थी, साउथ की थी शायद कोई मूवी, तो उसमें वो ऐसे पागल बना रहे थे कि हम ना स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ड्रोन भेजेंगे, वो ड्रोन क्या करेंगे, जो भी एलियन एक्टिविटीज हो रही हैं उन एलियन एक्टिविटीज को मतलब कवर अप करके स्टोर करके हमारे तक लेके आएंगे नैनो नैनो फॉर्म में। आपको पता है नैनो टेक्नोलॉजी की होगी, मेडिकल वालों को ज्यादा समझ है, नॉन मेडिकल वाले बनाते हैं और मेडिकल वाले यूज करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी है 10⁻⁹ होता है, इतने छोटे पार्टिकल, जस्ट इमेजिन आप 10⁻⁹ मीटर के पार्टिकल को देख सकते हैं क्या? नहीं देख पाएंगे। वो पार्टिकल्स आपकी बॉडी में डाले जा सकते हैं, आपकी बॉडी में डाले जा सकते हैं, और आपकी बॉडी में जैसे एमआरआई स्कैन होता है ना, ऐसे वो जाके आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर ले। आई बात समझ में? डाल के छोड़ दिए और बाहर से उसको मैप कर ले तो एग्जैक्टली पता चल जाता है बॉडी में क्या चल रहा है। या जैसे वो ट्रांसमीटर टाइप बोलते हैं, अब टेक्नोलॉजी की बात है, इतनी छोटी उस पे अगर ट्रांसमीटर लगा के किसी ने आपकी बॉडी में डाल दिया, तो आप जहां जाओगे, जो बोलोगे, जो सुनोगे, सब पता चल जाएगा। आ रहा है समझ? तो स्पाई पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, मेडिकल पर्पसेस के लिए, मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है कि आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर पार्ट में एलिमेंट है, वहां तक पहुंचाना है उसको। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज क्वाइट इन, उसके ऊपर काम किया जा रहा है काफी टाइम से। और आप ये मानना, कोई भी चीज जब निकल के आते हैं ना, उसके पीछे की रिसर्च देखोगे तो वो 1-2 साल का काम नहीं होता, 10-10 साल, 20-20 साल लग जाता है। सो साइंटिस्ट का एक्चुअली काम यही होता है कि जो चीज आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद होनी चाहिए, वो क्या है। अब मैं तो ये कहता हूँ, इंडिया में जैसे डेवलपमेंट कहते हैं ना, हुई है कि नहीं हुई है, आप उन कंट्रीज को देख लो जो आपको लगता है कि आपसे 10 साल आगे है, सिर्फ वहां जो चल रहा है वही उठा के यहाँ ले आओ, तो भी आप कंपैरेटिवली सर्वाइव करते हो, है ना? पर ठीक है, इंडिया बहुत ही अलग कंट्री है, बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पे, लोगों में बहुत सहनशीलता है ना? सहनशीलता इन द सेंस की चल रहा है, कोई बात नहीं, बीजेपी लूट रही है, कोई बात नहीं, कांग्रेस लूट रही है, कोई बात नहीं, है ना? ऐसे चलते हैं हम लोग। चलिए वापस आते हैं, ये आ गया। इसका एक और तरीका समझिए जरा, सेम प्रेशर दो चीजों की वजह से देखा आपने, एटमॉस्फेयर की वजह से भी और मरकरी की वजह से भी। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, H1 ρ1 g इज इक्वल टू H2 ρ2 g? आज की क्लास में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शायद यही हो, H1 ρ1 g इज इक्वल टू H2 ρ2 g। अगर दो चीजें सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो आप उन्हें इक्वेट कर सकते हैं। अब g का फैक्टर तो यहाँ से हटाया जा सकता है, तो जो बच्चे कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं वो कहा जाता है कि भाई g को छोड़ो, सीधा याद करो H1 ρ1 इज इक्वल टू H2। तो अब यहाँ से देखो, आपको 76 सेंटीमीटर पता है, 13.6 पता है, यहाँ पे 1.3 पता है, सीधा हाइट निकल जाएगी। आगे बात समझ? तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट अपनी नोटबुक के अंदर फाइंड करो वाटर की कितनी हाइट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखिए, लेट अस कैलकुलेट हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉरी, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, which would exert same pressure, या which would exert 1 atmospheric pressure, which would exert 1 atmospheric pressure। जैसे मैंने कहा 1 atmospheric, आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये तो उतना ही जितना 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी करता है। करो शाबाश, let the height be h, let the height be h। तो हम क्या लिखेंगे, h into वाटर की डेंसिटी कितनी है, बताओ शाबाश। वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1 है, वाटर की सीजीएस डेंसिटी भी 1 है, ऐसा डेंसिटी कितनी है 1000। आपको बताया बहुत बार, याद करें, कोशिश करें कि सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना होता है डेंसिटी को, या रिलेटिव डेंसिटी को उठा के आपको एसआई में कन्वर्ट करना, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है 1000 से। जैसे मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 13.6, कितनी है 13.6, वाटर की 1 है, मरकरी की 13.6 है। तो अगर उसे एसआई में कन्वर्ट करना तो कितने से मल्टीप्लाई करना है 1000 से, कितने से 1000 से। सो कमिंग बैक,
मान लेते हैं वाटर की हाइट रिक्वायर्ड h है, वाटर की डेंसिटी 1000 है, h रो g becomes equal to, इधर मरकरी है, मरकरी 76 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 मीटर हो गया, h into रो 13.6 into 10 power 3 into g, g से g हो गया कैंसिल, 10 power 3 हो गया कैंसिल। करो फटाफट h फाइंड करके। इससे पहले ये लिखने से पहले आप एक लाइन मेंशन कर सकते हैं, लिखे स्टार मार्क करके, we can compare it with pressure exerted by 76 centimeter of mercury. Fine, because you're talking about one atmospheric pressure, so we can compare it with the pressure exerted by 76 centimeter of mercury. Mercury की 76 centimeter की हाइट जितना pressure exert वो हम कंपेयर कर सकते हैं। करिए शाबाश, क्या होना चाहिए? h1 rho 1 is equal to h2 rho 2 g। आज की क्लास से आप मेरे लिए सीख के जा रहे हैं। g कैंसिल कितना है? करो करो, कुछ लोग ना बैठ के ऐसे ही मेरी तरफ देखते रहते हैं या पता है नीचे मुंह करके ऐसे ही मोबाइल चलाते रहते हैं, आंखों का इधर उधर ठीक है, और वेट करते हैं कि सर तो आंसर बताएंगे कब देखना, तो उससे बाहर आ जाइए, सॉल्व किया कीजिए। कुछ को लग रहा है कि पकड़ेंगे आपको, ये तो मुझे पहले से पता है। करो करो शाबाश। मतलब अगर आपको आंसर याद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप सॉल्व ही नहीं करना चाहते तो थोड़ी दिक्कत है। बताएं, ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करके बताएं, अप्रोक्सीमेटली एच कितना आ रहा है? It comes out to be approximately 10 मीटर। हाँ जी, approximately 10 लिख सकते हैं आप। क्या होता है एग्जाम में उन लोगों को प्रॉब्लम कम आती है जिनको एटलीस्ट आंसर्स याद हो। अगर आपको पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 into 10⁵ लिखा जा सकता है, तो जो 76 वाली कैलकुलेशन थी एच रो जी वाली वो बच गई, सीधा लिख दिया। ऐसे यहाँ पे जिसको पता है 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर से लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो ये सब लिखेगा तो सही, लेकिन फिर तो वो डायरेक्टली लिख देगा ना बिना सॉल्व किए, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो कैलकुलेशन बच जाती है इससे। तो एटलीस्ट ये याद कर, राइट? क्लियर है सबको? फाइन, लिखिए दैट इज प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 10 meter, pressure at a depth of 10 meter increases by 1 atmosphere, 1 atm लिख देना बस, 1 atmosphere। डन। आपको घर से मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर लिखने के लिए बोला था, आई होप आपने लिखा होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? जो टोटल प्रेशर होता है, और गेज प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेयर। तो आपको क्लैरिटी रखनी है, सपोज यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आप h डेप्थ पे चले गए, तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो है P एटमॉस्फेरिक प्लस h रो g, तो ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर आप गेज प्रेशर निकालने जाएंगे P गेज, दैट विल बी P माइनस P एटमॉस्फेयर, दैट वुड कम आउट टू बी h रो g। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ h रो g? h रो g आपको डायरेक्टली बताता है प्रेशर डिफरेंस कितना है, यानी किसी जगह पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है। तो आपने सीधा सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आ गया? h रो g, बस दैट इज इट। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, जो भी एब्सोल्यूट प्रेशर आता है उसमें से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्ट्रैक्ट करें तो आपको जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। मैंने एग्जांपल भी दिए थे आपको। आप लोग जो ये स्फिग्मो मैनोमीटर यूज करते हैं, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स खास तौर पे, स्फिग्मो मैनोमीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, वो यहाँ पे है ना यूज करते हैं, तो वो भी गेज प्रेशर मेजर करता है। और आपके व्हीकल्स में जो आप इन्फ्लेशन करते हैं, एयर फिल करते हैं, उसका जो प्रेशर मेजरमेंट होता है वो भी कौन सा होता है? गेज प्रेशर। कौन सा होता है? गेज प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, अब लिखिए मैनोमीटर। मैनोमीटर, इसके बाद बस न्यूमेरिकल तो मैनोमीटर, पहले हमने क्या किया था? बैरोमीटर, अब क्या कर रहे हैं? मैनोमीटर। बैरोमीटर याद रखना एक सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का डिवाइस है, जिसमें वो मरकरी से भरी हुई ट्यूब को उल्टा किया था। अब जो करने जा रहे हैं उसमें दो ऐसे पैरेलल कॉलम्स हमें कंसीडर देखते हैं। मैनोमीटर के अंदर ऐसे करके जाता है कि
ट्यूब होती है, आप क्या करेंगे यहाँ पे इस ट्यूब में ऐसे एक वेसल करेंगे और इस वेसल के लिए ऐसे करके कॉर्क बना देंगे ऊपर। ये ऊपर इसके कॉर्क के अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर कोई गैस भर दी गई है या कोई लिक्विड भर दिया गया है, उसकी वजह से इधर प्रेशर पड़ रहा है। तो जो लिक्विड आपने यूट्यूब के अंदर, इसे यूट्यूब बोल सकते हैं, ठीक है, आजकल वैसे भी काफी इन है। तो ये जो यू शेप्ड ट्यूब है, दिस इज एक्चुअली मैनोमीटर, जिसके दोनों एंड्स यूजुअली ओपन रखे जाते हैं। एक एंड कनेक्ट कर दिया गया है उस वेसल से जिसके अंदर का प्रेशर आपको मेजर करना है। तो इसमें मैनोमीटर के अंदर यूजुअली मरकरी फिल कर देते हैं। अगर आपको ये पता है कि प्रेशर जो मेजर करना है वो ज्यादा है, तो आप मरकरी यूज करते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। छोटी सी बात समझना, प्रेशर के सामने एच रो जी आया ना, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइट कम आएगी, डेंसिटी कम होगी तो हाइट ज्यादा। सोचो अगर प्रेशर कम है और आपने ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड यूज कर दिया तो हाइट बहुत ही कम हो जाएगी, ढंग से मेजर ही नहीं कर पाएंगे, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो अगर तो प्रेशर ज्यादा है तब तो आप हाई डेंसिटी का लिक्विड यूज करो जैसे कि मरकरी। लेकिन अगर प्रेशर टू बी मेजर्ड इज लेस, वेरी स्मॉल, इन दैट केस आप लो डेंसिटी लिक्विड जैसे कि वाटर यूज करो, जिस ताकि हाइट कुछ मेजरेबल आए। क्या बात समझ में आई? When small pressures to be measured, we would prefer to use a liquid of low density so that the height is large. But the pressure to be measured be large, in that case, the density of material used, the liquid used should be high. Done है? ठीक है, तो यहाँ मोस्टली मरकरी यूज होता है। तो मान लीजिए इधर से मरकरी डिप करके इधर आ गया और जो लेवल था उसमें उठ के इधर ऊपर चला गया। पहले समझ लो फिर लिखेंगे इसे, यहाँ से ऊपर चला गया तो हमें पता है कि ये H यहाँ से डायरेक्टली लेवल हो जाएगा ना, ट्यूब के अंदर मार्क्स बने होंगे, उसे ग्रेजुएशन बोलते हैं, ग्रेजुएशन कर रखी होगी, तो आप इन दोनों का डिफरेंस देख पाएंगे। एच आपको हर क्वेश्चन के अंदर जो लोअर लेवल है वो आइडेंटिफाई करना, हर क्वेश्चन के अंदर लोअर मोस्ट लेवल आइडेंटिफाई करना है और बस वहां पास्कल्स लॉ लगाना है कि भाई जितना प्रेशर इस पॉइंट पे है ना उतना ही प्रेशर कुछ भी नहीं। तो सीधा सा सीक्वेंस है, जितने भी क्वेश्चन अभी करोगे आप, आपको क्या करना होता है, लोअर मोस्ट लेवल आइडेंटिफाई करना है और दोनों जगह पे ए और बी के ऊपर प्रेशर को कंपेयर करना है। ए बी, यहाँ पे मैं इसको सी बोल देता हूँ, सी पे जो प्रेशर है वो कितना है, इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, सो दिस प्रेशर इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर, पी नॉट भी लिख देते हैं, पी एटमॉस्फेयर। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ए के ऊपर तो जो प्रेशर है सारा भाई इस गैस का ही है, ये इस लिक्विड का ही है, तो प्रेशर ऑफ दिस गैस और लिक्विड दैट इज ए विल बी इक्वल टू इधर से पड़ने वाला टोटल प्रेशर यानी पी एट सी प्लस ये एच रो जी, है ना, मतलब एक्चुअली आप लिख सकते हैं पी बी को क्या लिखेंगे, पी सी प्लस एच रो जी, और पी सी कितना है, पी एटमॉस्फेयर, पी एटमॉस्फेयर प्लस एच रो, ये लिखेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। तो बात सारी ये है कि इसको लिखने की बजाय, देख के लिखने की बजाय यहाँ से समझ कर खुद से लिखो कि भाई मुझे, हाँ सर मुझे क्लियर हो गया कि इधर से जो प्रेशर पड़ रहा है उसने मरकरी को नीचे पुश किया, तो यहाँ पर पड़ने वाला प्रेशर यहाँ पर पड़ने वाले प्रेशर के इक्वल है, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब इस जगह का प्रेशर कैसे निकालें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी बिकम्स इक्वल टू प्रेशर एट ए, बस डन है। ठीक है, तो मैनोमीटर डायग्राम थोड़ा सा साफ बना लेना, इस ट्यूब को प्रॉपर ऐसे करके दोनों तरफ का एरिया ऑफ सेक्शन सेम रखना। हाँ उसमें बना होगा श्योरली, नोट जो आपके पास है ना उनमें बना होगा श्योर। नेमिंग अलग हो सकती है, मैं अपने हिसाब से करती हूँ, इसको एक बोल इसको बी और इसको सी, ठीक है। हो गया, डायग्राम ड्रॉ हो गया, नेमिंग कर देना, एबीसी एच शो कर देना, और चाहो तो यहाँ पे ना ऐसे करके ये लिक्विड दिखा, ऐसे करके ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए इससे, यहाँ पे डॉट डॉट दिखा सकते हो और यहाँ पे ऐसे करके शेड दिखा। डन, नाउ राइट डाउन। देखिए मैनोमीटर इज बेसिकली
Manometer is basically a U-shaped tube. Is basically a U-shaped tube whose one end is kept open to atmosphere. One end is kept open to atmosphere, while the other end is joined. While the other end is joined to vessel where pressure is to be measured. Joined to vessel where pressure is to be measured. हो गया. अब लिखें a suitable liquid, उसमें ब्रैकेट में लिखते हैं मोस्टली मर्करी. Suitable liquid, mostly mercury, is filled inside manometer. Such that difference of the level in two limbs, LIMB, limb बोल देते हैं, such that the difference of level in two limbs provides gauge pressure. Such that difference of the level in two limbs provides gauge pressure. सीधा x rho g मिलेगा. x मिल गया, x से x rho g बन गया. x rho g क्या होता है? गेज प्रेशर. एब्सोल्यूट निकालना तो उसमें क्या ऐड कर देंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट्स इट. तो लिख लीजिए. ठीक है, अभी यहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लिखिए शाबाश. आपको दिखाई दे रहा है इसमें एबीसी. अब मेंशन करें अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ. According to Pascal's law, pressure at same horizontal level must be same. ठीक है ना, सक्षम समझ रहे हो? Pressure at same horizontal level must be same. अच्छा, किसके लिए होता है? For liquid in equilibrium of rest. Ultimately रेस्ट में आ चुका होगा ना in that case. चलो यहाँ पे चल जाएगा. At same horizontal level must be same, must be equal या must be same. तो हम लिखें PA is equal to PB. PA is equal to PB. अब PB के प्लेस पे क्या लिख दिया? PC plus H rho G. PC plus H rho G. आप मेंशन कर सकते हैं rho is the density of liquid in manometer. Density of liquid in manometer. तो C पे कितना है? P एटमॉस्फेयर. क्यों है? ओपन टू एटमॉस्फेयर है. लिख दीजिए P एटमॉस्फेयर प्लस H rho. तो सोचो एब्सोल्यूट प्रेशर एट A is P atmosphere plus H rho G and gauge pressure P gauge is equal to P absolute minus P atmosphere, that is H rho G. तो आपको समझना चाहिए कि भाई क्यों गेज प्रेशर की इतनी इंपॉर्टेंस है. कम मेजरमेंट करनी पड़ती है. तो हाइट भी कम चाहिए. तो इस तरीके से क्लियर है सबको? तो मैनोमीटर बेसिकली क्या मेजर करके देता है? गेज प्रेशर. दैट इज प्रेशर कितना कम या ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. अगर नेगेटिव आ गया तो कम है, पॉजिटिव आ गया तो ज्यादा. होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, अब लिखे जरा एक क्वेश्चन. हम क्या करते हैं? एक मैनोमीटर बनाते हैं और उसके दोनों लिम्स के अंदर, देखिए ध्यान से, मैनोमीटर ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम शो करना है. मैनोमीटर में क्या करो, एक लिम्फ के यहां मरकरी भर दिया. मरकरी भरोगे तो वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि दोनों तरफ उसका लेवल सेम हो. ये तो समझ सकते. कोई भी लिक्विड फिल करोगे तो अपने आप को सेम लेवल पे एडजस्ट करेगा.
ये करने के बाद आपने क्या किया, इधर से डाल दिया 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 10 सेंटीमीटर डाल दिया वाटर, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको डालना पड़ा इधर से 12.5 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल, 12.5 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल, समझ रहे? मतलब दोनों आर्म्स में मर्करी लेवल को सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाने के लिए आपको अगर यहाँ से 10 सेंटीमीटर वाटर डालना पड़ा तो यहाँ से ऑयल कितना डालना पड़ा, 12.5। अब वाटर की डेंसिटी तो आपको पता है, आपको पता है ना ऑयल की डेंसिटी कितनी है, बात समझ आई? सो लिखिए जरा, लिखिए 10 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल of water, sorry, 10 centimeter of water is balanced by 12.5, 10 centimeter of water is balanced by 12.5 centimeter of oil, बैलेंस का मतलब इटसेल्फ ये है कि मर्करी लेवल सेम है, ठीक है? फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑयल, इस ऑयल की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करना। तो मैनोमीटर है, आपको पता है H और G यूज होना है, लेकिन सर ने क्या बताया, लोअर मोस्ट लेवल को एक बार आइडेंटिफाई करो। भाई ये है लोअर मोस्ट लेवल दोनों तरफ, A एंड B। तो A के ऊपर टोटल प्रेशर कितना, P एटमॉस्फेरिक प्लस H1 ρ1 G, B के ऊपर P एटमॉस्फेरिक प्लस H2 ρ2 G। बस ये पूरा लिखो, P एटमॉस्फेयर कैंसिल होगा, वहां से रू निकल जाएगा। करके बताइए मुझे फटाफट, डेंसिटी निकालिए। चल लेट्स सी, हाँ जी 0.8 इज द राइट आंसर, आगा बिल्कुल सही आंसर आपका। और भी किसी ने किया है क्या, लेट मी चेक। आदित्य 10.3 तो नहीं आएगा यार, कुछ और भी लिखा हुआ है किसी बच्चे ने। सर जो फास्टेड वैक्सीन बनी थी वो 4 साल में बनी थी, हाँ मैं वही बोल रहा था। ओके फाइन, लेट्स सी हम मेंशन करेंगे PA इज इक्वल टू PB, किस बेसिस पे, ये किस बेसिस पे लिखा है मैंने, पास्कल्स लॉ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब PA बन गया P एटमॉस्फेरिक प्लस वाटर क्या है 10। अब यहाँ पे जब सॉल्व करने जाते हैं ना, तो यू शुड फर्स्ट डिसाइड वेदर यू वांट टू सॉल्व इन CGS और SI, सबसे पहले ये सोचो। तो दोनों तरफ CGS चलने तो क्या फर्क पड़ता है, सो 10 into 1, वाटर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी 1, CGS भी कितनी 1। याद करो, हर रोज पीते हो ना पानी, जब भी घर में पानी डालो और भाई तेरी डेंसिटी क्या है 1, दैट्स इट। So 10 into 1 into G becomes equal to P atmospheric plus, यहाँ पे हाइट कितनी है 12.5 into density rho into G। मान के चले कि आप rho को CGS में कंसीडर कर रहे हैं, तो पहले तो P एटमॉस्फेयर सब P एटमॉस्फेयर कट गया, ये बचे दोनों। अब G से G कैंसिल हो गया, rho ही तो निकालना है, rho बन गया 10 by 12.5। आपको पता होना चाहिए 128 into 8 क्या होता है 1000, बिल्कुल सही। 12.5 और ये 10 है, आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8। You have your own ways of finding these calculations, solving these calculations, पर 125 into 8000 होता है, वो थोड़ा सा हेल्प करता है। डन, डेंसिटी इज फाइंड, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटर पार्ट लेके आते हैं, लिखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहा हूं मैं एग्जैक्टली। देखिए now 15 centimeter, now 15 centimeter of each is further poured, 15 centimeter of each is further poured, P-O-U-R-E-D, poured in respective limbs, in respective limbs। इस बात का मतलब क्या है, वाटर वाली में ऊपर 15 सेंटीमीटर वाटर डाल दिया और ऑयल वाली में ऊपर 15 सेंटीमीटर ऑयल डाल दिया, ठीक है। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा, भाई मरकरी का लेवल अब भी सेम बना रहेगा, वाटर वाले में एक को पकड़ते हैं ना, वाटर वाले में मरकरी का लेवल इससे नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, आप हैंड रेज करके आंसर कर सकते हैं। अभी आपने बोला नीचे कैसे, क्यों बोला,
प्रेशर तो दोनों तरफ से आएगा, यहाँ भी 15 सेंटीमीटर वाटर डाला है, यहाँ 15 सेंटीमीटर ऑयल डाला है, तो क्या 15 सेंटीमीटर वाटर का प्रेशर 15 सेंटीमीटर ऑयल से ज्यादा है? यस और नो? यस और नो? कौन डिसाइड करता है इसको? एच रो जी। कोई बात नहीं, बोलते रहो, तो बस बोलते रहोगे तो अपने आप चलता रहेगा। सो एच रो जी, समझिए प्रेशर अगर फाइंड कर रहे तो क्या आ जाएगा? एच रो जी। मैंने आपसे सिर्फ क्या पूछा? 15 सेंटीमीटर वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा, 15 सेंटीमीटर ऑयल का प्रेशर ज्यादा होगा, तो जी तो दोनों में सेम है, हाइट भी दोनों में सेम है भाई। जिसकी डेंसिटी उसका प्रेशर ज्यादा। तो सोचो ऑयल और वाटर में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है? अब वाटर की 1 बोल रहे हो, ऑयल की 0.8 बोल रहे हो, फिर करो 0.8 इज मोर देन 1 ऑफ द। हमने 10th में 95% मार्क्स लिए हैं डोपरी मतलब। चलो वापस आते हैं, एच और रो सभी ध्यान से देखो प्लीज। ऑनलाइन वालों के पास ना थोड़ा लेट पहुंचती है आवाज, थोड़ा सा क्या रहता है, आप तक ये जो सारा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पहुंचता है, थोड़ा लेट पहुंचता है, तब तक यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका होता है। सो डोंट फील कि आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो एच रो जी, अगर हाइट भी सेम है 15 सेंटीमीटर है दोनों पे, जी भी सेम है, तो डिसाइडर फैक्टर कौन बन गया? डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। तो अब यहाँ पे वाटर और ऑयल में से डेंसिटी किसकी ज्यादा है? वाटर की। 1 इज मोर देन 0.8 राइट। सो वाटर की डेंसिटी ज्यादा तो उससे प्रेशर ज्यादा आया, जहां से प्रेशर ज्यादा आएगा वहां पे लेवल डाउन हो जाएगा, यानी ये नीचे जाएगा और ये यहाँ से ऊपर। तो एक्चुअली होना क्या है, सपोज कीजिए ये यहाँ से x नीचे आ गया, तो जितना यहाँ से नीचे आएगा उतना यहाँ से, तो उतना ही x यहाँ से ऊपर आगे बात समझ में। तो जो होना है वो तो मैंने बता दिया, सॉल्व आप ही करोगे। मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, मैंने आपको बताया लोअर मोस्ट लेवल को आइडेंटिफाई करो, दोनों तरफ फिर उसी लेवल पे प्रेशर को कंपेयर करो। यहाँ पे और थोड़ा ट्यूब की हाइट को बढ़ा देते हैं, इस पे भी आपने 15 सेंटीमीटर वाटर डाला है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ऑयल डाला है। करो करो शाबाश। क्वेश्चन तो लिख चुके हैं ना, दोनों में 15 सेंटीमीटर पोर कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस इन मर्करी लेवल, ये लिखिए। व्हाट इज, लिखिए व्हाट इज द डिफरेंस इन मर्करी लेवल, व्हाट इज द डिफरेंस इन मर्करी लेवल इन द टू लिम्स, डिफरेंस इन मर्करी लेवल इन द टू लिम्स, वो आपको फाइंड आउट करना है। करो फटाफट, बैठो नहीं, लिख दीजिए। एज density of water is greater, as density of water is greater, so mercury level dips down, mercury level dips down, dips, dips down in first limb या in its limb, एक ही बात, in its limb लिख दें। let mercury goes down by a length x, तो एक में x से नीचे आया तो दूसरे में x से ऊपर, दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। अब मैं आपको फिर से टाइम दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आएगा ये x की वैल्यू। तरीका आपको समझा रखा है, इस समय इक्विलिब्रियम में आ चुका है, जो लोअर मोस्ट लेवल आपको एक ट्यूब के अंदर दिखाई दे रहा है वही दोनों में कंसीडर कर लो। कौन सा दिख रहा है? ये वाला, यही दोनों में कंसीडर कर लो, और इसके ऊपर से दोनों में जो जो प्रेशर पड़ रहा है वो सारा ऐड करके इक्वेट कीजिए। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। एक बार आप करें फिर मैं लिख के दिखाऊंगा, लिखिए शाबाश। लेट अस अप्लाई पास्कल्स लॉ। अब A तो हमने इसे लिखा था, B इसे लिखा था, तो इसे C लिख देते हैं, ये लेवल है C, और यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, C के सामने इधर लिखना पड़ेगा D। ये C बना ना, इसके सामने लिख दिया D। Let us apply Pascal's law for the points C and half a minute। तो अभी यहाँ पे मोस्टली मैंने क्या देखा, बच्चों की सबकी प्रॉब्लम क्या आती है, उठा के करेंगे x1 ρ1 g = h2 ρ2 g। वो नहीं है ना भाई, देखो ध्यान से हुआ क्या,
हर क्वेश्चन को चेक करो। अच्छा जैसे डालेंगे तो मर्क्यूरी लेवल ऊपर गया भाई, मर्क्यूरी लेवल भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। आप सी और डी के ऊपर प्रेशर कंपेयर करोगे तो सी के ऊपर प्रेशर कितना आएगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस की हाइट कितनी होगी 25। बिल्कुल सही, आपने इतना काम सही किया। पी एटमॉस्फेरिक प्लस 25 into 1 into g, that should be equal to, यहां देखिए पी एटमॉस्फेरिक प्लस 27.5 into 0.8 into g, इतना तो कर लिया। ये क्यों नहीं किया, दिख तो रहा है इसके नीचे मर्क्यूरी भी आ गया। कितनी हाइट है मर्क्यूरी की इधर, देखो फिर ध्यान से आके खोल के, x इधर और x इधर, टोटल कितनी होगी, यानी इस लेवल से ऊपर 2x हाइट ऑफ मर्करी भी है, तो उसका प्रेशर भी तो ऐड करोगे ना। सर फिर बोल रहा हूं, अगर आप सिर्फ मेरे लिखे हुए को कॉपी करोगे तो बात नहीं बन रही है, किसी चीज को समझ के भी करो, खुद से करो शाबाश। मतलब ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो मैंने शुरू से देखी है, बच्चों को आती ही है, हमारे हमने भी पढ़ा है, ये हम भी आती थी। तो PC इज इक्वल टू PD, राइट, PC इज इक्वल टू PD। अब PC कितना, P एटमॉस्फेरिक, मैं P नॉट लिख रहा हूं, प्लस 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 25 into 1 into G becomes equal to, इधर से P एटमॉस्फेरिक यानी P नॉट प्लस 27.5 into, पहले इसको तो करो भाई, ऑयल की और मरकरी की डेंसिटी कोई सेम थोड़ी ना है, तो पहले आप मरकरी को लिख रहे हो, दिस इनटू 13.6 into G, चले जाओ दिस प्लस इसके साथ साथ मरकरी, मरकरी की हाइट कितनी है 2x, राइट। अच्छा मैंने 13.6 क्यों लिख दिया, 0.8 है वो, एक्चुअली मेरा ध्यान भटक गया था किसी बच्चे की वजह से, क्लास में मोबाइल यूज कर रहा था, बताओ बेवकूफ। So 27.5 into 0.8 into G plus 2x हाइट मरकरी की है, ये इसके साथ आएगा 13.6 into G, got it? So ये NCERT का ही क्वेश्चन और स्कूल एग्जाम में काफी रिपीट होता है, मेरे टेस्ट में 100% आएगा। तो जैसे ही आपने दोनों तरफ से 15-15 सेंटीमीटर ये दोनों चीजें डाली, पहले आपने सोचा क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो इट इज गोना मेक मोर इफेक्ट, सो वहां से मरकरी का लेवल डिप डाउन होगा, अगर वहां से मरकरी लेवल डिप डाउन हुआ तो भाई दूसरे में ऊपर भी तो चढ़ेगा, तो x डिप डाउन हुआ तो x अप भी तो जाएगा, तो टोटल डिफरेंस कितना बन गया 2x। अब इन दोनों पॉइंट्स पे आप प्रेशर को कंपेयर करना चाहते हो तो आराम से खुली आंखों से देखो, इसके ऊपर 15 प्लस 10 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, उसको यूज किया आपने, इसके ऊपर सिर्फ ऑयल थोड़ी ना यार, मरकरी क्यों है, तो ठीक है तो उसको यूज करेंगे। सो पी एटमॉस्फेरिक प्लस 27.5 into 0.8 into G ऑयल का आ गया, प्लस 2x into 13.6 into G मरकरी का आ गया। अब सोचो तो दोनों तरफ से पी एटमॉस्फेयर कैंसिल आउट हुआ, G कैंसिल आउट हुआ, अब ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। नहीं तो सोचो आपकी इक्वेशन में फाइंड क्या कर रहे हो, सोचो तो जो इक्वेशन आपने बनाई उसमें फाइंड क्या किया, सोचो दोनों तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी और वो इक्वल भी नहीं है एक दूसरे के, तो कुछ तो उसमें घोटाला है ना, तो ये घोटाला था 2x into 13.6 किधर, क्यों आएगा ये बताओ ना, आपने सी पॉइंट चूज किया ना, सी पॉइंट के ऊपर क्या मरकरी है, पानी डालते ही जो ये इनिशियल लेवल था मरकरी का वो नीचे चला गया, तो ऊपर तो पानी ही है ना, वो तो आपने कंसीडर कर ही, आ रही बात समझ में। सो जिस आर्म में जिस लिम में आपने वाटर पुश किया था वो वाटर नहीं, देखो पहले मर्करी लेवल ऐसे थे, दोनों सेम थे, इधर से आपने पानी डाला तो ये नीचे चला गया, जितना ही नीचे गया उतना ऊपर भी तो उठेगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना दोनों तरफ, तो ये नीचे गया ये ऊपर गया, पर जो नीचे गया उसके ऊपर तो पानी है ना, पानी ने पुश किया था उसको। होप इट्स क्लियर, चलिए फाइन, और एक क्वेश्चन दो ऐसा ही, तो एनसीईआरटी में है एक दो क्वेश्चन और भी है, पता नहीं एल्कोहल का भी कोई क्वेश्चन है, बच्चे बड़े खुश होकर करते हैं उसे। लेट्स कम बैक, आप जा सकते हैं, इसकी क्लास है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। आजकल बच्चे बर्थडे पार्टी को भी क्लास कहते हैं। चलो वापस आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, नहीं मजाक कर रहा हूं, किसका बर्थडे, अच्छा चलो आपका तो नहीं है,
चलो देखिए इधर, मान लीजिए इनिशियली मर्करी लेवल सेम है दोनों के अंदर, ठीक है। एक तरफ से आपने एक लिक्विड फिल किया जिसकी डेंसिटी 0.8 है, और एक तरफ से आपने वो लिक्विड फिल किया जिसकी डेंसिटी से 1.2 है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि मर्करी लेवल एज इट इज बना रहे, तो इनकी जो हाइट्स फिल करोगे उनका रेशियो, एक तरफ H1 है और एक तरफ H2 है, उनका रेशियो बताना है कितना होगा। लिखे क्वेश्चन आ रहा हूं तेरे पास, लिखे लिखे। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट्स, find the ratio of heights of liquids of density 0.8 and 1.2. Ratio of heights of liquids of density 0.8 and 1.2 to be filled in limbs, so that mercury level is same in both. Mercury level is same in both. ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करें जरा, करके मुझे आंसर बताएं। ये बड़ा नाटक है ना, तो आप समझ सकते हैं H1 रो 1G is equal to H2 रो 2G, दोनों तरफ से प्रेशर बराबर करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। सॉल्व करके 1.5 आ जाता है, आप लोग कर लेना रिकॉर्डिंग वाले। अब मेन ये लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए ध्यान से। ये एक लिक्विड है जिसके ऊपर आपने ऐसे करके ट्यूब इन्वर्ट कर रखी थी, सपोज मरकरी कंसीडर कर लेते हैं। अब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने ट्यूब ऐसे रखी हुई थी, उधर से मैं गया, कहता है यार थोड़ी छेड़खानी करते हैं, उसने उठा के ट्यूब ऐसे कर दी। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर तो मुझे पता है कि 76 सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी था, इसमें यहां से देखते हो, ध्यान से सुनना, कितनी लेंथ तक मरकरी, लेंथ ऑफ मरकरी इनसाइड द ट्यूब क्या चेंज हो जाएगी या नहीं होगी, कितनी हो जाएगी अगर इसने इसे घुमा दिया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं छेड़खानी करेगा तो भाई क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो लिखो जरा, लिखो लिखो शाबाश, लिखिए बैरोमीटर ट्यूब बी tilted through an angle 30 degree as shown, be tilted through an angle 30 degree as shown. What will be the new length of mercury inside it? What will be the new length of mercury inside it? New length of mercury inside it. तो अब यहाँ पे फंडामेंटल क्या है, ध्यान से सुनिए। आप सब जानते हैं पास्कल भाई साहब ने क्या बताया था कि प्रेशर जो होता है वो HOG होता है, यानी दोनों में क्या चीज सेम होनी चाहिए, हाइट। क्या सेम होनी चाहिए, हाइट। ये हाइट 76 थी ना, तो इसके अंदर की जो हाइट होनी चाहिए वो 76 ही होनी चाहिए। हाइट तो 76 होनी चाहिए, पर ये लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ तो निकालनी पड़ेगी ना आपको। तो लेंथ ऐसे कर, यहाँ से कर दूंगा, ये कर, ध्यान दें, ऐसे करके लेंथ बन रही है, ऐसे करके हाइट बन रही है। हाइट कितनी है, 76, तो इधर से जो टर्न किया था एंगल कितना था, 30। तो चाहे ऐसे बना लो, ये वाली तो बनी थी, this is 76, this is to be calculated. So in this triangle बेस पता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना। देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल के अंदर बेस पता है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, cos। सो cos 30 is equal to base upon hypotenuse. So hypotenuse becomes 76 by cos 30. Cos 30 कितना होता है, √3/2. So 76 by √3/2 कितने सेंटीमीटर। अगर मैं इसे 60 कर देता तो थोड़ा आसान हो जाता, 60 करने से cos 60 1/2 होता है, तो डबल है। आई बात समझे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ऐसे करके किसी हाइट तक लिक्विड फिल्ड था और आपने इसे टेढ़ा कर दिया तो हाइट को अभी उतनी मेंटेन करेगा, क्योंकि प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हाइट पर, भले ये सीधा हो चाहे टेढ़ा हो, तो लेंथ बढ़ जाएगी लिक्विड। डन है, हाँ जी मैडम, क्लियर हुआ, पक्का। जाने के लिए सिर्फ ये तो नहीं कि सर छोड़ देंगे, भागना पड़ेगा।
आई होप ये क्लियर है। बैरोमीटर मैनोमीटर के क्वेश्चन आप ट्राई आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क अब सुन लीजिए, वर्क एनर्जी थोड़ा थोड़ा करके सारे के सारे टॉपिक्स लगभग रिवाइज हो चुके हैं। तो कल की क्लास में मैं थोड़ा बहुत आपसे कोलिजन वाला पार्ट डिस्कस करूंगा, और मान के चलें कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में आपका वर्क एनर्जी का भी टेस्ट होगा और फ्लूइड्स का भी टेस्ट होगा। फाइन, गुड लक।